भाई ये क्वेश्चन देखे तो सर मजा आ गया, ऐसे क्वेश्चन लेके आओ। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। भाई अब एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों? भाई एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इस वीडियो में और इसके अगले वाली वीडियो में टोटल 200 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। अब एमसीक्यू का लोड लेना नहीं है फालतू, है ना। तो स्टार्ट करें फिर आज की वीडियो, देखते हैं खतरनाक एमसीक्यू को खत्म करते हैं इसका लोड। ठीक है, करें, चलो करते हैं। तो भाई बिना टाइम को वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, एमसीक्यू सीरीज फर्स्ट है। आज हम पूरे कवर करेंगे 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के, 3 लिखे हुए, 3-3 के फॉर्म में हम हर एक स्लाइड पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शन में हमें दे रखा है फर्स्ट ए अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, कनाडा। भाई इसका आंसर फटाफट से बताओ क्या है। एंड साथ ही साथ मैं ये कहूंगा भाई, जो तुम ये देख रहे हो, ठीक है, जो मैं कहूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो साइड में कहीं रफली। ठीक है, तो क्या होगा कि उसको लिख लो और मतलब रिवाइज करते रहो उसको। बिकॉज यार इस जो सीरीज चल रही है ना, इसको देखने के बाद आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी एमसीक्यू पढ़ने की। एमसीक्यू का लोड ही हटा दो इसको देखने के बाद। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो होगा ए। ठीक है, अमेरिका जो है कारगिल फूड्स जो है अमेरिका देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? ठीक है, राष्ट्र निर्माण राज्य की प्रक्रिया का जनक कौन था? हमारे पास ऑप्शन है ए विलियम सेकंड, बी चंद्रगुप्त, सी विलियम फर्स्ट एंड डी ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है, इसका आंसर तो बहुत ही ईजी यार, ऑप्शन देख के ही पता चल जाता है कि विलियम सेकंड तो हो नहीं सकता, चंद्रगुप्त तो हिस्ट्री वाला आदमी है, और विलियम फर्स्ट भी नहीं हो सकता। तो हमारा डी है ओटो वन बिस्मार्क। जाहिर सी बात है, जो जर्मनी के में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक था। ठीक है, एंड हमें देखने को मिलता है थर्ड क्वेश्चन, मुद्रण संस्कृति ने किस क्रांति को जन्म दिया? हमारा ऑप्शन नंबर ए है रूस की सर्वाहारी क्रांति को, बी फ्रांसीसी क्रांति को, सी 1857 की क्रांति को, एंड डी ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति को। हमारे पास चारों ऑप्शन है। ऑप्शन को देख के पता चल रहा है कि सर जाहिर सी बात है सी तो हो ही नहीं सकता, 1857 की क्रांति तो हिस्ट्री की बात आ गई, है ना। तो और हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति भी नहीं है, ए भी नहीं है, रूस की सर्वाहारी क्रांति भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, मतलब मुद्रण संस्कृति ने किस क्रांति को जन्म दिया? फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। भाई 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ एक चीज भाई, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, फर्स्ट वाले को आप लिख लेना रफली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई 3 क्वेश्चन खत्म होने के बाद हमारे सामने आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम देखते हैं क्या चीज है। बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच कुल कितने संविधान संशोधन किए? मीन्स जो बेल्जियम था 1970 से लेके 1993 के बीच में टोटल कितने संविधान संशोधन किए? क्या क्या मतलब कितने संविधान में बदलाव किए, कितनी बार किए? ऑप्शन है 1, 2, 4, 3। ठीक है, तो हमें सबको पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हमें देखते ही पता चल जाता है। इसका आंसर जो होगा 4 बार। 4 बार बेल्जियम ने संविधान संशोधन किए थे, ये याद रखना, 1970 से लेके 1993 के बीच में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में पाया जाता है? ठीक है, हमें पता है भारत, फ्रांस, बेल्जियम, श्रीलंका में से किस देश में पाया जाता है? हमें पाया जाता है भारत में, क्योंकि भारत में हमें देखने को मिलता है जितने भी जाति के लोग रहते हैं सबका अलग अलग सामाजिक समूह है। ठीक है, सामाजिक विभाजन होता है हर एक जाति में। तीसरा क्वेश्चन हमारा, बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई? ठीक है, बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई? हमारा ऑप्शन है 1857 में, 1855 में, 1865 में और 1815 में। इसका आंसर हमें ऑप्शन बी देखने को मिलता है 1855 में। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फर्स्ट आप इसको लिख लो, राइट डाउन कर लो, एंड जो लास्ट वाला है इसको राइट डाउन कर लो। ठीक है, अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट डाउन किए हैं और हमने देखे टोटल 6 एमसीक्यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो भाई अभी तक 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 6 कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया? ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने है एमपी में, मीन्स मध्य प्रदेश में, केरल में, बिहार में, उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका आंसर हमें पता होना ही चाहिए, जिसका आंसर है डी, उड़ीसा में। उड़ीसा में 1988 में
जो संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया, पास किया गया। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हो, उसके बाद आंसर बता रहे हो, ठीक है। तो भाई MCQ है, इसमें ज़्यादा माइंड खपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MCQ आता है 1 नंबर का है, टोटल आपकी 11-12 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है। तो भाई सिंपल सा है, आंसर क्वेश्चन देखो, आंसर करो, बात खत्म। बाकी हमें सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो लॉन्ग क्वेश्चंस में देना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी फटाफट से 200 MCQ करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसकी लोड हेडेक जो है वो खत्म हो जाए। 8वां क्वेश्चन हमारा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ, या ममता बनर्जी, मायावती, या सोनिया गांधी, ठीक है। इसका आंसर होगा हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ममता बनर्जी, ठीक है। एंड जो 9वां क्वेश्चन है, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी बसाई गई। पूछ रहा है कि कहाँ बसाई गई, क्या चीज़, कैनाल कॉलोनी। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की जो खेती हेतु कैनाल कॉलोनी बसाई गई, वो कौन से राज्य में बसाई गई, भारत के कौन से राज्य में? ऑप्शन नंबर ए है यूपी में, मीन्स उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, या गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में, ठीक है। पंजाब में कैनाल कॉलोनी बसाई गई। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको लिख लेना, ठीक है। फिलहाल तो यही है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई अभी तक टोटल 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। हमारे सामने पैसा न्यू क्वेश्चन जो कि हमारा है 1488 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी, ठीक है। कौन सी पहली पुस्तक छापी थी गुटेनबर्ग ने 1488 में? तो हमें देखने को मिलता है ना ही गीता, ना ही कुरान, ना ही त्रिपिटका कोरियन, बाइबिल इसने छापी थी। पहली पुस्तक किसने? गुटेनबर्ग ने। कब? 1488 में, ठीक है। इसमें टोटल हमारे 1 2 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है 1971 में है, 1857 में, 1947 में, और 1972 में। हमें देख करके पता चलता है कि जाहिर सी बात है तीनों ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है डी हमारा ऑप्शन सही है। 1972 में जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। और ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सबको आता है। ओके, सब लोग इसका आंसर कमेंट में लिखो, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है 1947 में, 1974 में, 1947 में, 1948 में, और 1949 में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास है चावल, दाल, मक्का, गेहूं, ठीक है। ऑप्शन देखते ही हमें पता चल जाता है कि चावल हमारे भारत की मुख्य खाद्यान्न, नहीं चला गया, मुख्य खाद्यान्न फसल है। अभी आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश के एरिया को साउथ जो इंडिया का एरिया है उसे चावल की कटोरी भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ? इसका ऑप्शन 1815 में, 1972 में, एंड 1857 में, 1909 में, ठीक है। आप लोगों को कमेंट में क्या बताना है, इसका आंसर तो मैं बताऊंगा। जो वियना सम्मेलन था ये कहाँ हुआ था? एड्रेस तो है वियना शहर, ठीक है। किस देश में हुआ था आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। मार करो, क्या हो गया, कोई नहीं, चलो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन बैंक, या बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भारतीय करेंसी नोट है ना, उसको कौन रिजर्व करता है? SBI करता है, बैंक ऑफ इंडिया करता है, या इंडियन बैंक करता है, या RBI करता है? हम सबको पता है RBI सभी बैंकों का हेड है, ठीक है, तो यही करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसमें इंपॉर्टेंट लगा लेना वियना संधि पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई ये क्वेश्चन देख के कहोगे सर मजा आ गया, ऐसे क्वेश्चन लेके आओ। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं कि सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई है? सबसे आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, सत्ता की साझेदारी। ऑप्शन हमारे पास जर्मनी, फ्रांस, भारत, बेल्जियम। भाई ऑप्शन पढ़ते ही पता चल गया कि भाई इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था हमें पता है बेल्जियम में की गई थी, ठीक है। एंड हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन हमारे पास 20, 21, 22, 23, 22, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं हमें पता चल गया टोटल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं जिनको अनुसूचित भाषाओं का दर्जा मिला है। अब बेल्जियम की राजधानी कौन है, ठीक है। ब्रुसेल्स है, कोलंबो है, नेमूर है, श्रीलंका है। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा,
मैं नहीं दूंगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है बेल्जियम की राजधानी क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसे ही मजेदार मसालेदार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा है बेल्जियम कब स्वतंत्र हुआ। आखिर बेल्जियम जो है कब फ्रीडम हुआ, 1848 में, 1857 में, 1947 में और 1830 में, ठीक है। आंसर क्वेश्चन ऑप्शन देखते हुए पता चल गया, इसका राइट आंसर होगा डी, जो कि 1830 में बेल्जियम स्वतंत्र हुआ। हमारा भारत कब आजाद हुआ था, हमारा भारत आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है। इसके साथ साथ हमें और क्या याद रखना है, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था, ठीक है। इतना क्लियर रखना है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेयर या महापौर कौन कहलाता है। नगर निगम का प्रमुख, जिले का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख या राज्य का प्रमुख। हमें जाहिर सी बात है मेयर कौन कहलाता है, महापौर कौन कहलाता है, हमें पता है कि नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे मेयर कहते हैं या महापौर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था है। क्या एक स्तरीय व्यवस्था है, क्या दो स्तरीय व्यवस्था है, या तीन स्तरीय, या कोई भी नहीं है, ठीक है। हमें पता है पंचायती राज में टोटल 3 स्तर है। कौन से है, ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर। तो टोटल कितने स्तर है, 3 स्तर है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो भाई देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, विश्व के कितने देशों में संघवाद है। हमें पता है संघवाद क्या होता है, हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितने देशों में संघवाद है। तो हमारा ऑप्शन है 20, 25, 40, 45, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे टोटल 25 देशों में संघवाद है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। सबसे इजी क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है 25 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, और लास्ट ऑप्शन हमारा देखने को मिलता है 26 नवंबर 1946 को, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारा जो 26 जनवरी आता है, जो संविधान लागू हुआ था गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी 1950, जो कि अभी जस्ट गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज कौन सा समाज माना जाता है। एक पितृ प्रधान समाज, या एक मातृ प्रधान समाज, या एक भ्रातृ प्रधान समाज, या सभी, ठीक है। हमें देखने को मिलता है कि अभी हमारे भारतीय समाज में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो एक पितृ प्रधान समाज हमारा जो आंसर है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था के टूटने के लिए इनमें से कौन से कारण जिम्मेदार हैं, ठीक है। मीन्स जो हमारे भारत में जाति व्यवस्था टूट जाता है ना, टूटने के लिए कौन से कारण जिम्मेदार है। व्यावसायिक गतिशीलता, साक्षरता और शिक्षा का विकास, बड़े पैमाने पर शहरीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें ऑप्शन देखने के बाद पता चलता है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, हम इसको सही करते हैं। यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ सभी आएगा, ठीक है। इनमें से सभी, ओके, बस। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। क्या कि भाई व्यवसायिक गतिशीलता भी जाति व्यवस्था के टूटने के लिए कारण है, ठीक है। और साक्षरता और शिक्षा का विकास और बड़े पैमाने पर शहरीकरण, ये सारे जो कारण है जाति व्यवस्था टूटने के कारण है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। तो भाई फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, ठीक है। पूछ रहा है कि वर्ष 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग महिलाओं की साक्षरता दर क्या है। तो हमें ऑप्शन है 76%, 74%, 65.46% एंड 75.75%, ठीक है। तो हमें पता है हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 65.46%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यह कथन किसका है, मीन्स ये किसने बोला था कि भाई धर्म को कभी भी राजनीति से, पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता है। तो किसका कथन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, जवाहरलाल नेहरू का था, महात्मा गांधी का था, या फिर सुभाष चंद्र बोस का था, ठीक है। हमें पता है ये कथन है हमारे महात्मा गांधी बापू का, कि भाई धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म कौन सा है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन है सिख धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, कोई नहीं। हमें पूछ रहा है कि भारत में राज्य का आधिकारिक मीन्स भारत में जो है किस धर्म को राज्य का आधिकारिक धर्म माना गया है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, सिख धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। कोई भी एक स्पेसिफिक धर्म को ये बढ़ावा नहीं देता, सबको समान लेके चलता है। और इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नारीवाद आंदोलन शुरुआत सर्वप्रथम किस देश ने शुरू की। मीन्स जो नारीवाद आंदोलन है सर्वप्रथम किस देश ने शुरुआत की थी नारीवाद आंदोलन की। हमें ऑप्शन है रूस, श्रीलंका, भारत, यूएसए। यूएसए मीन्स अमेरिका में पता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी,
यूएसए, अमेरिका ने सबसे पहले नारीवादी आंदोलन का जो है वो शुरुआत किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं तो लाइक बने रहिए एंड तक। तो भाई अभी तक मजा आ रहा नहीं आ रहा, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, मजा आ रहा है ना, अच्छे लग रहे हैं ना क्वेश्चन तड़कते फड़कते, तो फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वालों को क्या कहते हैं। भाई इसका जो आंसर है क्वेश्चन में छुपा हुआ है। ठीक है, हमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या है हमारे पास ऑप्शन है, बहुलवादी, ठीक है, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, सभी। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जस्ट डिस्कस ही किया था कि भाई मतलब ऐसा राज्य जो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो वही बात आ गई कि भले वो व्यक्ति पे बात आ जाए, ऐसा व्यक्ति जो धर्म में मतलब भेदभाव नहीं करता है, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, तो वो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब एक ऐसा कोई विशेष धर्म जिसे बढ़ावा नहीं दिया जाता हो, सबको समान रूप से एक साथ है ना बढ़ावा दिया जाता है, किसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, उसे ही धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और हमारा क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि भारत के आधार पर धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले को क्या कहते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जाति का समुदाय। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, मतलब जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन है नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, जातिवादी। ठीक है, इसका भी जो आंसर है क्वेश्चन में छिपा हुआ है। कैसे मीन्स जो लोग जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानते हैं, जो लोग मानते हैं कि भाई जाति नहीं तो कुछ नहीं, तो वो लोग कहलाते हैं जातिवादी। ठीक है, जातिवादी। और धर्मनिरपेक्ष कौन कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष वो कहलाता है जो किसी भी विशेष जाति धर्म को बढ़ावा नहीं देते, सबको एक समान आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है, भारत में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, इनमें से कोई नहीं। इसमें अधिकतर बच्चे भाई कंफ्यूज होंगे, अधिकतर बच्चे फंसते हैं। और वो कैसे फंसते हैं, पूछा है द्विदलीय व्यवस्था किस देश में, तो जाहिर सी बात है बच्चे सबसे ज़्यादा भारत करके आएंगे, क्योंकि भारत में हमें देखने को मिलता है द्विदलीय व्यवस्था है, और इससे ज़्यादा भी है। ठीक है, फ्रांस में भी इससे ज़्यादा है, द्विदलीय व्यवस्था से ज़्यादा है, और भाई कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो जब हमारा आंसर है ना वो ब्रिटेन होगा। क्यों, क्योंकि भाई भारत में और फ्रांस में द्विदल से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो व्यवस्था है, लेकिन जो ब्रिटेन है इसमें सिर्फ 2 ही दल है, सिर्फ 2 ही दल। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा, क्या पूछा क्वेश्चन में, किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है, सिर्फ 2 दल पूछे, तो वो ब्रिटेन में होगा। इन दोनों में 2 दल से ज़्यादा दल है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस श्रेणी में रखा जा सकता है। ऑप्शन हमारे पास वामपंथी, मध्यम मार्गी पार्टी, दक्षिणपंथी दल, या इनमें से सभी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, मध्यम मार्गी पार्टी। ठीक है, इसमें जब अगर मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट, भाई फर्स्ट क्वेश्चन लेना ना, और फर्स्ट क्वेश्चन में भी धर्मनिरपेक्ष को थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी बस, और हाँ इनमें पढ़ लेना कि भाई कौन कौन से देश में कौन कौन से दल है, कितने दल है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई जैसा कि हमें पता है हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है। सबको पता है एक दलीय मतलब जिस देश में सिर्फ एक दल, एक स्तर पर सरकार हो। ठीक है, चीन है, भारत है, इंग्लैंड है, यूएसए। सबको पता है इसका आंसर, नहीं पता तो देख लो भाई, चीन। ठीक है, हमें ये चीजें ध्यान रखने की भाई बहुदलीय क्या होता है, एक दलीय क्या होता है, ठीक है, और द्विदलीय क्या होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, पता है, नहीं पता, बी 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। हमारे पास ऑप्शन है कि 1986 में भजनलाल ने की थी, ब ऑप्शन है कि क्या कहते हैं 1984 में कांसीराम ने की थी, नेक्स्ट ऑप्शन है 1982 में मायावती ने की थी, एंड 1945 में गांधी जी ने की थी। तो इसका आंसर सबको पता है ना, बी इसका सही आंसर होगा 1984 में कांसीराम, क्योंकि हमें देखने को मिलता है जो डी ऑप्शन है वो तो कतई गलत है, हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, और ऑप्शन नंबर ए भी किसी भी कीमत पे हो ही नहीं सकता। बचते हैं ये दोनों, तो हमें याद रखना है। ठीक है, डेट्स याद रखना है, नाम भी याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो मैं कहूँगा लिख लेना। ठीक है, 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से रहा है। ये 2023 जो बोर्ड एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था। क्या है कि भाई पाक से रहा है, पाकिस्तान से रहा है, भारत से रहा है, रूस से रहा है, नेपाल से रहा है। 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से रहा है, नेपाल से रहा है। ठीक है, याद रहेगा नेपाल से रहा है। वह कारक जिस पर किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, ऑप्शन है हमारे पास जातिवादी, ठीक है, देश में राज्यों की संख्या, देश की जनसंख्या पर, या नागरिकों की औसत
ऊंचाई पर, मतलब पूछ रहा है वह कारक जिस पर किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर रहता है, वो कौन से कारक है जिस पर किसी देश के जो आर्थिक विकास है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ब है हमारा, कहाँ गया, सॉरी मैंने सी, देश की जनसंख्या पर डिपेंड करता है कि भाई आर्थिक विकास जो है उस देश की कैसी रहेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। भाई इस बार जो क्वेश्चन आया ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कैसे वो देखो। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, जो हमारे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है भाई, याद करो याद करो। हमारा जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था ना वो 1789 में हुआ था, 89 में हुआ था। ठीक है, अच्छा 1789 में तो हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे, मीन्स 1789 के टाइम पे फ्रांस के राजा कौन थे, क्या लुइस 17 था, या लुइस 16 था, या लुई 18 या लुई 10 था। हमें पता है कि कौन था, बी, लुइस 16 था 1789 के समय फ्रांस का राजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन का संबंध किस देश से है, क्या नेपोलियन फ्रांस से संबंध रखता है, या ब्रिटेन से, या इटली से, या जर्मनी से। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि जो नेपोलियन का संबंध है वो जर्मनी से होता है। क्या मैं जर्मनी कर दूं, क्या मैं जर्मनी कर दूं, अरे नहीं भाई जर्मनी नहीं, यहाँ होगा फ्रांस। नेपोलियन का जो संबंध है ना वो फ्रांस से था, ना कि जर्मनी, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, जो इटली का एकीकरण है ना किसके नेतृत्व में हुआ था, उस टाइम कौन मतलब इस पे राज कर रहा था, क्या जूसेप क्या लिखा है, जूसेपी गैरिबाल्डी था, या विलियम सेकंड था, या नेपोलियन था, या ओटोवन बिस्मार्क था। हमें इसका आंसर पता है, क्या है हमारा आंसर है ए, जूसेप गैरिबाल्डी। अच्छा आपको कमेंट में क्या बताना है, आपको कमेंट में ये बताना है कि इटली का जो एकीकरण है वो कब हुआ था, आपको सन बताना है। ठीक है, जो करेक्ट बताएगा उसे कमेंट को मैं पिन करूंगा, और सबसे पहले जो बताएगा उसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सर्वप्रथम किस देश में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रवाद पता है किसे कहते हैं, पता है ना सबको, हमारा फर्स्ट चैप्टर भी इसी का है, सेकंड भी इसी का है, हिस्ट्री का। ठीक है, राष्ट्रवाद मतलब होता है अपनत्व की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम जागृत होना, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। सर्वप्रथम किस देश में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है ऑप्शन जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। एंड हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, देन धीरे धीरे भारत में, जो हमारा सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, उसमें भी राष्ट्रवाद के बारे में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, तो उनके भी एमसीक्यूज हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यूज हैं, इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही लिख लेना रफली नोटबुक में। ठीक है, तो भाई कमर की पेटी कस लो यार, क्योंकि अब आपके सामने आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा डिमांडिंग, हाई डिमांडिंग क्वेश्चन। ठीक है, देखते क्या है, वियना की संधि कब हुई थी, हमें बताना है। जब वियना की संधि हुई थी हमें पता है कहाँ हुई थी, ऑस्ट्रिया एक देश है, एक शहर है वियना, वहां पे संधि हुई थी। ठीक है, तो वो बताना है कब हुई थी। हमें हमारे पास ऑप्शन है 1817 में, 1815 में, 1947 में, 1949 में। ठीक है, तो हमें पता है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। ठीक है, इसका आंसर भी पूरे बोर्ड में छुपा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर होगा 1815 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1815 में। मतलब सर आपके कहने का मतलब यही हुआ ना कि वियना की जब संधि हुई थी 1815 में, तभी नेपोलियन की पराजय हुई थी। हाँ हाँ, यही कहने का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, मतलब प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था ना उसकी डेट क्या थी, क्या वो 1914 में हुआ था, या 1916 में हुआ था, या 1920 में हुआ था, या 1921 में हुआ था। तो हमें पता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है हमारा हुआ था किधर, 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि भाई दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब लौटे। हमें पता है महात्मा गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने, केस लड़ने वगैरह दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, तो पहली बार महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे दक्षिण अफ्रीका से, हमें पता है 1915 में पहुंचे थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन देखते हैं इससे क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है रोलेट एक्ट, दूसरा डांडी मार्च, तीसरा नमक आंदोलन, चौथा कोई नहीं। तो भाई असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट करने का मुख्य कारण था वो कारण था रोलेट एक्ट। ठीक है, इसको खत्म करना।
मुख्य कारण था। ठीक है, हमें पता है रोल अटैक क्या था, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 200 एमसीक्यू कवर करना है, तो हम फटाफट से देखेंगे, इन पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे। ठीक है भाई, तगड़े क्वेश्चन की लहर लग गई, बहार लग गई, पता नहीं क्या हो गया, इतने मस्त मस्त क्वेश्चन आ रहे हैं। देख लेते क्या है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई? भाई सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, 5th में 6th में 9th में 10th में पढ़ने वाले बच्चे को पता है कि सर माउंट बैटन गलत है, लॉर्ड इरविन गलत है, महात्मा गांधी तो कतई नहीं हो सकता सर, इसको तो ऑप्शन में नहीं डालना चाहिए। जनरल डायर जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है भाई, सही है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका भी बच्चे बच्चे को पता है, हमारा 1920 करेक्ट होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये भी बच्चों वाला सवाल है, लेकिन ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है कब? 1918 कर दूं? अरे नहीं भाई, 1919 में हुआ। ठीक है। चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ? भाई चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था, कुछ याद आ रहा है? हमने पढ़ा था भाई, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नाम के जिले में एक स्थान है चोरी चोरा। ठीक है, वहाँ ये कांड हुआ था 1900 कहाँ गया चोरी चोरा 1922 में। ठीक है, क्या हुआ था सबको पता है। जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, है ना, अहिंसक रूप से। कुछ किसान बंधुओं के समूह ने जाकर के चोरी चोरा में पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी, कर दी, पुलिस वाले मर गए अंग्रेजों के। ठीक है, तो उस विद्रोह वो क्या हुआ, हिंसा फैल गई, तो इस चक्कर में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बस ये चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन हमें पता है क्या चीज़ थी, और ये शुरू हुई थी हमारी कब? 1930 में। किसके साथ हुई थी पता है सबको? बता दूं किसके साथ हुई थी? दांडी यात्रा के साथ। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई फटाफट से अपने रेल को स्पीड पकड़ाते हैं और देखते हैं और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? भाई बच्चा बच्चा जानता है कौन है, हम पहले ही डायरेक्ट आंसर टिक कर देते हैं। महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज 1909 में लिखते हैं, पता है सबको। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन है हमारे पास चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है सीमांत गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, हमें पता है बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में होता है। ठीक है, एंड इसी टाइम जो सविनय अवज्ञा होता है इसको वापस लिया जाता है। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? जो वंदे मातरम हम गाते हैं ना, हमारा राष्ट्रीय गीत, उसके रचयिता कौन थे? सोहनलाल द्विवेदी, बंकिम चंद्र चटर्जी, या गांधी जी, या रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो मैं रविंद्रनाथ टैगोर पे टिक कर दूं? नहीं भाई, गलत होगा ये। रविंद्रनाथ टैगोर याद रखना, ये हमारे जनगण मन के रचयिता है, जनगण मन। ठीक है, हमारे जो वंदे मातरम के रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा? आखिर आलू की कमी कब हुई? राइट, तो देख लेते हैं। 1845 से 49 तक, 1945 से 49 तक, 1950 से 59 तक, या 1936 से 40 तक। तो हमें देखने को मिलता है जो 1845 से 49 तक होता है, इसमें आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ता है। ठीक है, आलू की भुखमरी छा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्न लो, इसको सही से लिख देते हैं, कहाँ गया? कॉर्न लो किस फसल से संबंधित है? आखिर किसे कहते हैं कॉर्न लो? राइट, तो दाल, चावल, आलू, मक्का, सबको पता है कॉर्न मतलब मक्का होता है, तो ये कॉर्न लो इससे मक्का से संबंधित है। ठीक है, और चलते हैं फिर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको भी आप रफली लिख लेना फटाफट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई बिना टाइम को वेस्ट किए फिर से चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अफ्रीका में रेंडर पेस्ट क्या था? रेंडर पेस्ट सबको पता है क्या था, है ना? ये जानवरों में फैली जाने वाली क्या थी सर? एक बीमारी थी। ठीक है भाई, जानवरों में फैली जाने वाली एक बीमारी थी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। कॉर्न लो किससे संबंधित है? अमेरिका से, भारत से, फ्रांस से, ब्रिटेन से? आखिर जो कॉर्न लो है ये किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से। इसके पीछे स्टोरी हमने पढ़ रखी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1944 में, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन है न्यू हैम्पशायर में आयोजित हुआ था। ये किधर स्थित है? ये हमारा स्थित है किधर? यूएसए में। ठीक है, अमेरिका में ब्रेटन वुड्स आयोजित किया गया था 1944 में। ठीक है, इस डेट को भी याद रखना, यह भी एमसीक्यू में आ सकता है। WTO की स्थापना कब हुई? WTO मतलब फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है,
ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, WTO की स्थापना कब हुई थी, हमें देखना है। WTO की जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी, ठीक है, 1995 में हुई थी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुमास्ता क्या है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ अब मैं, ठीक है, इनको भी रफली सारों को लिख लेना। गुमास्ता क्या है, क्या गुमास्ता कपड़े का व्यवसाय है, क्या गुमास्ता वेतनभोगी कर्मचारी को कहा जाता है, क्या गुमास्ता मजदूर को कहा जाता है, या किसी को भी नहीं कहा जाता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा वेतनभोगी कर्मचारी। जो उस टाइम औपनिवेशिक शासनकाल में जो वेतनभोगी कर्मचारी थे उनको गुमास्ता कहा जाता था, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। भाई गांव की बात हुई है, गांव में कोई बड़े बड़े फैक्ट्रियां तो होती नहीं है, बड़े बड़े मॉल तो होते नहीं है, जाहिर सी बात है कृषि ग्रामीण आजीविका का मुख्य स्रोत है, ठीक है। बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। भाई बेल्जियम कहाँ पता है, बेल्जियम की राजधानी में पता है क्या है सर। बेल्जियम की राजधानी तो ब्रुसेल्स है ना। हाँ भाई सही है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, एक नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया। बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, यूरोप में स्थित है सर। ओके चलो यूरोप सही आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है, कौन सा है, कौन सी है, ठीक है, कौन सा है। हमें पता है भाई, ना तो ईसाई है, ना ही बौद्ध है, ना ही तमिल है, धर्म है ये, ठीक है, बौद्ध धर्म। हमें समुदाय बताना है। तो जो सिंगली समुदाय था ना वो श्रीलंका में बहुसंख्यक था, 74% था, हमने पढ़ा था, ठीक है, हमें सब क्लियर है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। क्या सत्ता का बंटवारा सामुदायिक सरकार कहलाता है, या संघीय सरकार कहलाता है, या एकात्मक सरकार कहलाता है, या अध्यक्षात्मक कहलाता है। हमें पता है सत्ता का बंटवारा जहां होता है वो संघीय सरकार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मताधिकार की आयु सीमा कितनी है। मतलब भारत में वोट देने का अधिकार कितने वर्ष के बाद वाले लोगों को है। हमें पता है 18 वर्ष के बाद वाले लोगों का है। क्या हुआ था ये 1980 या 89 से पहले, क्या हुआ था 90 या 89 से पहले कि 21 वर्ष थी इसकी उम्र वोट देने की, बट संविधान में संशोधन करने के बाद 18 वर्ष कर दिया गया। अब 18 वर्ष के जो है और उनके ऊपर जो है वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से 100 MCQ सीरीज आज की खत्म करते हैं और कल की जो है उसके लिए तैयार होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास बिहार, पंजाब, केरल, राजस्थान। हम सबको पता है, राजस्थान वालों को तो पता ही होगा, ठीक है। तो राजस्थान, जो इंदिरा गांधी नहर जो है ना वो राजस्थान राज्य में है, ठीक है। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि भाई पश्चिम बंगाल की शोक नदी किस नदी को कहते हैं, किसे कहते हैं। हमें ऑप्शन में क्या क्या नदियां दे रखी है, कोसी नदी, दामोदर नदी, इंदिरा गांधी नहर, कोई नहीं, ठीक है। थोड़ा इसमें क्या कहते हैं वो लगाओ, क्या बोलते हैं उसको, कॉमन सेंस, ठीक है। कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर, यहाँ नहर की तो बात ही नहीं हो रही, नदी की बात हो रही है। बचता है दो, या तो कोसी नदी या तो दामोदर नदी। हमें पता है कि जो कोसी नदी है ये बिहार की शोक नदी है। कहाँ की, बिहार की शोक नदी। तो बचता है दामोदर नदी, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की शोक नदी है, ठीक है, इतना क्लियर रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। मतलब दक्षिण भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा गन्ना उगाता है, ठीक है, गन्ना ही गन्ना है वहाँ पे। तो केरल है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा महाराष्ट्र है यहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। कहाँ, दक्षिण भारत में। अगर बात कर ले हम कि उत्तर भारत में कौन से राज्य में उगाया जाता है, तो भाई उत्तर भारत में हमें पता है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे गन्ना सर्वाधिक उत्पादन होता है। पूरे मतलब पूरे के पूरे भारत में पूछे तो हमें उत्तर प्रदेश करना है, लेकिन उत्तर में पूछे तो भी उत्तर प्रदेश करना है, लेकिन अगर दक्षिण में पूछता है तो हमें महाराष्ट्र करना है, ठीक है, क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पे। तो आ गया है हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला क्वेश्चन हमारा, कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया, ठीक है, हमसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा आंदोलन है चारों ऑप्शन में से जो महात्मा गांधी द्वारा नहीं चलाया गया। हमें पता है कि जो चंपारण आंदोलन है वो महात्मा गांधी ने चलाया था बिहार में। किसके लिए चलाया था, किसान बंधु के लिए चलाया था, ठीक है। हमें पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था। हमें पता है असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी जी ने चलाया था। क्यों चलाया था, अंग्रेजों का जो वस्तु थे, अंग्रेजों के वस्तु थे उनका बहिष्कार करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमें देखने को मिलता है जो खिलाफत आंदोलन है यह महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था। कुछ बच्चे अब कन्फ्यूज होंगे, सर खिलाफत आंदोलन भी तो महात्मा गांधी ने चलाया था। नहीं,
ये चलाया गया था मुस्लिम वर्ग द्वारा, ठीक है। बस महात्मा महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, इनका सहयोग किया था इस आंदोलन को चलवाने में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी द्वारा स्टार्टिंग नहीं किया गया, इसमें सिर्फ सहयोग किया गया था, ठीक है। स्टार्टिंग मुस्लिम बंधुओं ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक कौन है? हमारे पास ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले, ठीक है। हमें देखने को मिलता है कि जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने तो हिंद स्वराज की रचना की थी, ठीक है, हिंद स्वराज। ओके, क्लियर है, हिंद स्वराज किताब लिखी थी, ठीक है। लेकिन गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले है, इसको हमें याद रखना है, ठीक है। अभी के टाइम पे जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? आईएमएफ, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये आपके लिए मैंने सब्जेक्टिव लेके आया हूँ, ठीक है। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई? अब देखो, अभी क्वेश्चन आया कि आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है, ये जस्ट इसका हिंदी है, आपको इंग्लिश में बताना है कमेंट में, ठीक है, कि इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है। ओके, आप हिंदी देख के बता दोगे, वैसे उतना कुछ है नहीं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन हमारा, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास, जेनेवा में, या भारत में, ब्रिटेन में, यूएसए में। हमें पता है कि जेनेवा में क्या हुआ था। सर जेनेवा में तो हमें देखने को मिलता है कि WTO की जो उसका था, उसका स्थापना हुआ था, ठीक है। तो आईएमएफ की जो स्थापना है ना, वो यूएसए में की गई थी। अब पूछ ले कि यूएसए, ऐसा ना करके पूछ लिया यूएसए में किस शहर में, तो हमें देखने को मिलता है न्यू हैम्पशायर, ठीक है, न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर में भी पूछ ले अगर एग्जैक्ट, तो हम बता सकते हैं ब्रेटन वुड्स, ठीक है, ब्रेटन वुड्स, 1 मिनट, ब्रेटन वुड्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया कि भाई आईएमएफ की स्थापना कहाँ की गई? यूएसए में, अमेरिका में, यूएसए अमेरिका में भी कहाँ पे? न्यू हैम्पशायर और ब्रेटन वुड्स में, ठीक है। ये हमारा क्लियर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका में अल्पसंख्यक समूह कौन सा है? ये तो बहुत आसान है भाई, ये सब मुझे बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर, हम बता देंगे। अच्छा बताओ कौन सी है? सर हमारे हिसाब से तो सिंगली है। अरे नहीं भाई, सिंगली नहीं है, समझो कैसे। हमें देखने को मिलता है कि जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका, इसमें 2 समुदाय देखने को मिलते हैं। पहला सिंगली, ठीक है, एंड जो दूसरा होता है तमिल। तमिल में भी हमें 2 प्रकार के देखने को मिलता है, हिंदुस्तानी तमिल, भारतीय तमिल, और श्रीलंकाई मूल तमिल, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है कि जो सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक थे, सिंगली थे, क्या थे? बहुसंख्यक थे, ठीक है, बहुसंख्यक। लेकिन जो तमिल थे वो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक। ओके, क्लियर है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भाई श्रीलंका में अल्पसंख्यक समूह कौन सा था? तमिल, ईसाई, सिंगली या सिख? तो हमें देखने को मिलता है हमारे ऑप्शन में तमिल दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको तमिल कर देंगे। और ठीक है, तो भाई मज़ा तो आ ही रहा होगा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन सही कर रहे होगे, आई होप, ठीक है। और बाकी यार ऐसे तड़कते फड़कते हम क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे और भी सारी चीज़ें, नॉलेजेबल चीज़ें मिलती रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई हमारे ताबड़तोड़ क्वेश्चन आ चुके हैं, चलो देखते हैं फटाफट से क्या चीज़ है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ, ठीक है। चिपको आंदोलन जो हुआ था, कौन से राज्य से प्रारंभ हुआ? हमारे पास ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र। क्या लगता है, कर दे राजस्थान? कर दे पक्का? नहीं भाई, हम करेंगे उत्तराखंड, क्योंकि जो चिपको आंदोलन है वो उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगर ऑप्शन में कहीं उत्तराखंड नहीं आता है तो आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश कर देना, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उत्तराखंड को देना, क्योंकि पहले के टाइम पे जो चिपको आंदोलन का जो मेन जगह था ना, वो उत्तराखंड में आता था। मेन उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश में आता था, ठीक है, लेकिन अभी अलग अलग है। तो अभी उत्तराखंड आता है तो उत्तराखंड कर देना, नहीं तो अगर उत्तराखंड नहीं आता है तो उत्तर प्रदेश कर देना, ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी इसको देना पहले। देन सेकंड क्वेश्चन हमारा, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, ठीक है। आय और उपभोग में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? क्या हम उसे विनिमय कहते हैं, या बचत कहते हैं, या उत्पादन कहते हैं, या वितरण कहते हैं? अभी मुझे बताओ, मान के चलो
आपके पास 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये मान के चलो, आपने उसमें से आपके अपने खुद के लिए ईयरबड्स खरीद लिए 300 रुपये के, ठीक है, 300 रुपये के ईयरबड्स, ध्यान से सुनो। तो आपके पास टोटल कितने बचे? 200 बचे। वो 200 को हम क्या बोल रहे हैं? बचे। 500 थे, 300 के ईयरबड आ गए, तो 200 क्या कहलाएंगे? बचे हुए पैसे। तो आय और उपभोग में अंतर क्या कहलाएगा? बचत, ठीक है, बचत कहलाएगा। ये हमारा सही आंसर है। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है? सर ये WTO क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, हमें बताना है। क्या वो पेरिस में है, क्या वो लंदन में है, क्या वो रूस में है, या जेनेवा में है? ठीक है, हमें पता है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। बट हमें नहीं पता कि स्विट्जरलैंड का है। स्विट्जरलैंड हमारा आता है जेनेवा में, ठीक है। तो सॉरी स्विट्जरलैंड, हाँ, जेनेवा में ही आता है। मीन्स हम कह सकते हैं जो जेनेवा है वो स्विट्जरलैंड के अंदर आता है, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जेनेवा, कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, सर गांधी जी तो खुद भारत के गुरु थे। भाई देखो, इनको राजनीतिक मार्गदर्शन, गांधी जी को राजनीतिक मार्गदर्शन कोई और दे रहा था, ठीक है। वो कौन है? क्या वो गोपाल कृष्ण गोखले है, क्या वो महादेव देसाई है, या वो बंकिम चंद्र चटर्जी है, या सभी है? ये तीनों के तीनों। हमें पता है कि सर गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु है, ठीक है, वो है गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक परामर्श ये दिया करते थे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। एजेंडा 21, अब आया ना एजेंडा 21 का सवाल। अब देखो, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? क्या सतत पोषणीय विकास से है, या वैश्विक तापमान से है, या ओजोन क्षरण से है, या इनमें से किसी का भी नहीं है? अधिकतर बच्चे क्या करेंगे? ओजोन क्षरण से कर देंगे। लेकिन भाई ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर होगा सतत पोषणीय विकास, ठीक है। जो एजेंडा 21 का जो संबंध है वो सतत पोषणीय विकास से है, कि भाई हम ऐसा कार्य करें जिससे संसाधन का नुकसान ना हो और आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज कर सके, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास का संबंध है एजेंडा 21 है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो यार, अगर वो भी इसी टेंशन में, लोड में जी रहे हैं भाई हम MCQ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, MCQ के चक्कर में बाकी पेपर खराब चला जाता है, राइट। तो उनको भी शेयर करो, बताओ भाई सीरीज चल रही है, वेब सीरीज नहीं, MCQ सीरीज चल रही है, राइट। उनको भी बताओ, शेयर करो और लाइक दबा करके करो, ताकि और भी ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासेस आपके लिए आती रहे। सबसे बढ़िया क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्या है सर? जनता का जनता पर जनता द्वारा शासन वाली व्यवस्था क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हम सब ने अच्छे से पढ़ा था, बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, है ना। सारी चीजें अच्छे से समझे थे कि भाई जनता का जनता पर जनता द्वारा शासन क्या कहलाता है। तो क्या मैं लोकतंत्र को या राजतंत्र? फटाफट बताओ। राजतंत्र कर दूं? नहीं सर, लोकतंत्र करो, क्योंकि लोकतंत्र ही वो व्यवस्था है जिसमें जनता का जनता पर जनता द्वारा शासन होता है। बिल्कुल सही, लोकतंत्र ही वह व्यवस्था है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन हमारा रियो डी जेनेरो, पेरिस, दिल्ली, काठमांडू। तो मैं काठमांडू कर दूं? पक्का कर दूं? नहीं नहीं सर, आप करो रियो डी जेनेरो, बिकॉज ये जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है ना, वो रियो डी जेनेरो में क्या क्या गया था, आयोजित किया गया था। क्या तुम बता सकते हो ये कहाँ स्थित है, कौन से देश में है? हाँ सर बता सकते हैं ना, ये ब्राजील में है। ब्राजील में जहाँ कॉफ़ी के बागान है, राइट। तो बिल्कुल सही, रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेल में रेल जोन की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, रेल जोन भाई, PUBG वाला, फ्री फायर वाला रेड जोन नहीं, रेल जोन, ठीक है। तो 11, 12, 16 या 18। तो हमें देखने को मिलता है कि जो भारतीय रेल में रेल जोन की कुल संख्या है वो 18 देखने को मिलती है। और आपको एक बात पता है, एक बात पता है क्या सर? 2022 से पहले है ना, रेल जोन की संख्या 18 ना होकर के 17 थी, ठीक है। उसके बाद एक बढ़ गया 2022 के बाद, है ना। 2022 से पहले आप किताबें देखोगे उसमें 17 लिखी हुई है, लेकिन 2022 के बाद 18 हो गई है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ओके। एंड किसी देश का, अच्छा ज़्यादा नीचे आ गया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ओके, तो ऑप्शन हमारे पास 1947 में, 1950 में, या 1950 में, या 1986 में। हमें पता है सर 1947 में तो हमारा भारत आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था? भारत आज़ाद, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, 1950 में क्या होता? इसमें हमारा जो संविधान है, संविधान तैयार हुआ था, ठीक है। ओके, 1950 में लागू हुआ था क्या? संविधान,
संविधान, ठीक है। ओके। अच्छा, 1986 में क्या था सर? वही तो है जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। यही तो है जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था 1986 में। और अगर मैं आपसे पूछूं एग्जैक्ट डेट क्या थी, तो मैं डेट नहीं बताऊंगा, ठीक है। डेट आपको बताना है, मैं बता देता हूँ कौन सा मंथ था। ये दिसंबर में हुआ था। अब डेट आपको बताना है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। फटाफट से डेट बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी देश का विकास आधारित होता है, किस पे आधारित होता है? अगर किसी देश का विकास करना है तो क्या क्या चीजें उस पर आधारित रहेगी, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है औसत साक्षरता दर पर, प्रति व्यक्ति आय पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या सभी। मतलब कि किसी देश का विकास क्या इन सभी कारणों पर आधारित होता है? कौन कौन से? औसत साक्षरता दर, हाँ, औसत साक्षरता दर पर, प्रति व्यक्ति आय पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या सभी। तो भाई हम करेंगे सभी, क्योंकि सर साक्षरता दर अच्छी रहेगी तभी जो है किसी देश का, राज्य का विकास होगा। प्रति व्यक्ति आय रहेगी अच्छी खासी तभी जो है कि किसी देश का विकास होगा, ठीक है। लोगों की स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, अच्छी स्थिति रहेगी, तभी लोग जो है अपना काम धंधा करेंगे, तभी अच्छी खासी जो किसी देश की जो आर्थिक विकास है या किसी कोई भी विकास है वो अच्छी खासी अच्छे से बढ़ेगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, सभी, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको अच्छे से माइंड में छाप लो, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा आखिरी स्लाइड होने वाला है। ऑलमोस्ट 100 से एक दो तीन कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ठीक है। हो जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा 200 प्लस 200 MCQs की सीरीज चल रही है, ज़्यादा भी हो जाते हैं तो अपना ही फायदा है, ठीक है। तो कंप्लीट है ये कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? इसका तो आंसर आता है ना भाई, कन्फर्म है ना, क्लियर है ना, पता है ना? बताओ फिर क्या है सर? इसका जो समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है ना, वो संघ को भी प्राप्त है, राज्य को भी प्राप्त है। तो मैं दोनों कर दूं? हाँ सर कर दो। चलो बहुत बढ़िया, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रेगुर किसे कहते हैं? ये तो भाई पता होना चाहिए, है ना, बहुत अच्छे से पता है सर हमें। अच्छा किसे कहते हैं, चलो बताओ। लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, या जलोढ़ मिट्टी को, या लेटेराइट मिट्टी को? सर रेगुर तो हम काली मिट्टी को ही कहते हैं, क्योंकि हमें ये इसलिए याद है ना, क्योंकि काली मिट्टी पे सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? कपास का होता है। मिट्टी काली है और उत्पादन सफ़ेद चीज़ का कर रही है, राइट। काली मिट्टी पे कपास सबसे ज़्यादा उगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली और गैस उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा जाता है? क्या प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, या द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है, या तृतीय क्षेत्र में, या कोई भी नहीं? तो सर हमें पता है कि जो बिजली और गैस है ना, गैस और बिजली जो उत्पादन होता है उसको द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहली कपड़ा मिल भारत में कहाँ स्थापित की गई? पहली कपड़ा मिल हमारे भारत में स्थापित की गई बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, या महाराष्ट्र में? पता है सबको? कर दे टिक, चलो ठीक है कर देते हैं। सर महाराष्ट्र में पहली कपड़े की मिल भारत में स्थापित की गई। भाई ये है MCQ सीरीज 1, ठीक है। सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको सीरीज 2 की भी नोटिफिकेशन फटाफट से आ जाए, ठीक है। क्योंकि फटाफट से इनको करते हैं, सीरीज 2 को भी खत्म करते हैं, MCQ की फालतू लोड हटाते हैं सिर से, और फिर हम फ्री हो जाएंगे MCQ से। जिससे क्या हुआ कि हम अपने बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे, ठीक है, उनको ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। इसलिए हमने MCQ की सीरीज चला रखी है, ये सीरीज नंबर 1 है, ओके। पूरे 100 MCQ इसमें कवर किए गए हैं। तो हमारे पास आ चुका है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार मिला, ठीक है। पूछ रहा है हमसे कि ऐसा कौन सा देश है जहां महिलाओं को सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? क्या वो भारत है, क्या वो फ्रांस है, क्या वो ब्रिटेन है, या इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कि वो देश जहां महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार मिला वो है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है, किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको भी हमने बहुत डिटेल में जो है समझा है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो हमें तो पता होना चाहिए इसका आंसर, ये तो गलत बात है अगर आपको नहीं पता, ठीक है। तो हमें पता है कि सर जिस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है ना वो है हमारा श्रीलंका, ठीक है। और भारत में तो जाहिर सी बात ये संघीय व्यवस्था है, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था है ना। पाकिस्तान, कनाडा सब में संघात्मक व्यवस्था है, ओके। जो श्रीलंका है इसमें क्या कहते हैं, एकात्मक व्यवस्था। कनाडा में शायद अधिक्षात्मक व्यवस्था, ठीक है, क्लियर है।
हाँ सर क्लियर है। ठीक है चलो, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला लौह इस्पात का जो कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया गया? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र कर दूं पक्का? अरे नहीं सर, इसका आंसर तो झारखंड होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल झारखंड है। ओके, एंड इसी का क्वेश्चन है दूसरा कि कब किया गया? भारत में लौह इस्पात का कारखाना कब स्थापित किया गया? हमारे पास है 15 अगस्त 1910 को, 2 जनवरी 1909 को, 15 फरवरी 1920 को और 26 अगस्त 1907 को। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, जो कि 26 अगस्त 1907 है। ठीक है, और कहाँ किया गया था? झारखंड में किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? इसका तो आप लोग बता दोगे, मुझे पक्का यकीन है, बस हिंट दे देता हूँ। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जिस राज्य में जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वही है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर रेलवे जोन आता है, जो कि सबसे बड़ा रेलवे जोन है। ठीक है, क्लियर है? उत्तर रेलवे। ओके सर क्लियर है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, अभी बढ़ते हैं आगे। तो आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि आज हमारा MCQ सीरीज 1 कंप्लीट होता है विथ 100 MCQs। सो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। कल मिलेंगे हम 100 और MCQ सीरीज 2 के साथ। तो अभी हम इस क्लास को एंड करते हैं किसके साथ? लाइक के साथ, शेयर के साथ, सब्सक्राइब के साथ, सेव के साथ। अच्छा सर सेव क्यों? भाई मुझे पता है कई लोगों ने लिखा नहीं होगा, क्योंकि आलस आता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ देखा है, तो भाई देखने से काम नहीं चलेगा। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनको रफली लिख लो। ठीक है, एंड उनको एग्जाम आने तक एक एक 2 बार 3 बार रिविजन करते रहना। रटना नहीं है, रिविजन कर लो, काफ़ी है इतना। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना MCQ सीरीज 2 के लिए, ताकि डलते ही नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। राइट, तो अपने दोस्तों के साथ तो यार शेयर कर ही देना, उनका भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनको नहीं पता कि यहाँ पे MCQ सीरीज चल रही है। ओके, वेब सीरीज तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन MCQ सीरीज जो कि 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक कई लोगों को पता नहीं है, तो उनको भी पता लगवा दो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में MCQ सीरीज 2 के साथ, 100 MCQ के साथ। जब तक जो सोचा है करके दिखाते हैं। जय हिंद।